हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, इस पैंडेमिक काल में आप लोगों को कॉलेज में बुलाकर क्लासेस लेना बहुत ही असंभव हो रहा है। इसीलिए YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट करवा रही हूँ और आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत पसंद भी आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुओशी, चाइनीज़ आर्टिस्ट कुओशी के बारे में। इनका जन्म 1020 में हुआ और मृत्यु 1090 में। कुओशी एक प्रकृति प्रेमी चित्रकार हैं और इन्होंने बहुत सारे लैंडस्केप बनाए हैं। प्रकृति प्रेम सज्जन मनुष्य को अधिक होता है, यही धारणा कुओशी के साथ ही कुओशी का जन्म हानान चाइना प्रांत में हुआ था। युवावस्था में उसने चित्रकला की विधिवत शिक्षा हेतु शासकीय कला संस्था इंपीरियल आर्ट एकेडमी में प्रवेश लिया। उसने अपनी कला साधना का शुभारंभ विशेषतः प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार ली चेंग की कलाकृतियों के अध्ययन से किया। कला मर्मज्ञों का मत था कि उसके चित्रण में अभिव्यक्ति और प्रभाव की गंभीरता अद्वितीय थी। वह अपनी विशिष्ट शैली में कार्य करता था। इसके अतिरिक्त उसे भव्य चित्र बनाने का शौक था। वह सफल चित्रांकन हेतु विषय वस्तु के परिवेश का सूक्ष्म निरीक्षण व अध्ययन करने पर जोर देता था। यही सुझाव वह नए कलाकारों को भी देता था। भड़कीले रंगों का प्रयोग, चित्रांकन में अंतराल का संयोजन, रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण जैसे कुंडलीकार सर्प की भांति पहाड़, बादलों का अंकन, पत्थर दैत्य मुख की तरह, वृक्ष की शाखाओं को शिकारी चिड़िया के पंजों के समान चित्रित करना ही उसकी चित्रांकन शैली की विशेषता थी। अपने जीवन काल में उन्हें पर्याप्त यश मिला। उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उनके विचारों की पुस्तक प्रकाशित की गई और इस पुस्तक का नाम है ली चून का चीन, अर्थात जंगलों और झरनों का दिव्य संदेश। इस ग्रंथ में उल्लेखित विचार संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम विचार, संभ्रांत विचारों वाले का दृश्य चित्रण मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं की संस्कृति का माध्यम है। प्रकृति के सौंदर्य स्थल में संगीत जैसा आनंद होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य संभ्रांत व्यक्तियों की प्रकृति के मध्य होने का आनंद मिलता है। वह अपने इच्छित स्थान का आनंद दृश्य के माध्यम से लेता है। अतः हमें प्रकृति का कृत्रिम चित्रण नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है आप उसे ही चित्रित करें, क्योंकि प्रकृति में अपने को बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे आकार दिखाई देते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उसका हूबहू चित्रण करें। उन्हें कृत्रिम चित्रण करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, दृश्य चित्रण में सूक्ष्मता तो है, किंतु केवल सूक्ष्मता ही महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। दृश्य चित्रण में प्रकृति की सरल प्रस्तुति होनी चाहिए, अन्यथा चित्रण प्रभावहीन लगता है। उन्होंने दर्शक के लिए कहा कि वह दृश्य चित्रण को अहंकार तथा तर्क से न देखें, अन्यथा उन्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। दृश्य चित्रण रमणीय व आकर्षक होते हैं,
दृश्य चित्रण को देखकर कलाकार के अतिरिक्त दर्शक भी यह महसूस करे कि वह स्वयं उसी स्थान पर है। इनका मानना है कि जो भी दृश्य चित्र बनाए, जो भी लैंडस्केप बनाए, आर्टिस्ट जिस भी लैंडस्केप को बनाए, जिस भी हिस्से को बनाए, तो दर्शक जो सामने देखने वाला है उसे यह महसूस होना चाहिए कि यह उसी स्थान पर पहुंच गया। यानी कि उस पेंटिंग को देखकर, हूबहू पेंटिंग को देखकर उसे ऐसा महसूस हो कि ये उस स्थान को देख रहा है जिसकी ये पेंटिंग बनी हुई है। प्रकृति सौंदर्य के विभिन्न ज्ञानों को उसे स्वयं को परिपूर्ण करना चाहिए। रूढ़िवादी होने से या अंधानुकरण करने से सृजन जड़ हो जाता है। चित्रकार को चाहिए कि वह पहाड़, जंगलों, उद्यानों में अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को अधिक उन्नत करे। चीनी चित्रकला के चित्रण में 16 प्रकार की विधियों का प्रयोग बताया गया है। चीनी चित्रकारों ने इन्हीं विधियों के आधार पर प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके चित्रण किया है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत कुशल थे। हर ब्रश स्ट्रोक मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। कलाकार का यदि तुलिका पर नियंत्रण है और भावनाएं उच्च हों तो निश्चय ही महान कलाकृति का सृजन होता है। बोस्टन म्यूजियम में चीनी चित्रकारों की कृतियों का अनुपम संग्रह है। चित्र में एकता, आकारों का प्रयोजन, संतुलित संयोजन, संगति आदि का अत्यंत महत्व है। इसलिए चित्रकार को भी कभी भी असंतुलित मन स्थिति में चित्रण नहीं करना चाहिए और किसी भी दृश्य के चित्रण से पूर्व उसे भली प्रकार आत्मसात करना अनिवार्य है। साथ ही बिना किसी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी लिए उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है उसे पहले आप एब्जॉर्व करें कि आपको कौन सा हिस्सा बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक तरफ आंखें जाकर के आपके पूरे पटल पर इधर उधर घूमती रहें। आपके दृश्य पटल पर निगाहें एक साथ ठहरे। इसके लिए आपको आत्मसात करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सीन बनाना है, मुझे कहाँ से शुरू करना है और मुझे कहाँ पे इसकी पेंटिंग का अंत करना है। फूलों के चित्रों को बनाने से पहले उसका संपूर्ण तथा सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। उसी प्रकार समग्र रूप से सुंदर प्रभाव के लिए वातावरण और प्रकृति तथा सूक्ष्म चित्रण के लिए सही आकार का ज्ञान जरूरी है। चित्रकार को जो भी चित्रण करना है वास्तविक रूप से उसके आकार का ज्ञान चित्रण से पूर्व करना चाहिए। यदि चित्रकार चांदनी रात में बांस के पौधे और उसकी छाया को चित्रित करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह चांदनी रात में आसमान के रंग का अध्ययन करे। इसी प्रकार चांद का रंग, चांदनी के कारण बांस के पेड़ का रंग, फिर अंत में उसकी छाया के रंग व आकार का सूक्ष्म अध्ययन करे, तभी उसका चित्रण स्वाभाविक और सजीव हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि चित्र को पूरा करने के लिए उस स्थान पर जाकर के उसका एक एक चीज का सूक्ष्म निरीक्षण एवं सूक्ष्म चित्रांकन करना बहुत जरूरी है। हर चांदनी रात में पेड़ का, बांस का रंग कैसा दिखाई दे रहा है उसका भी ज्ञान बहुत जरूरी है। और उसमें जो छाया में जो कलर दिखाई दे रहा है, छाया में जो रंग दिखाई दे रहा है उसका भी सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तभी चित्र स्वाभाविक और सजीव बन सकता है। विभिन्न ऋतुओं में पानी भरे बादल प्रकृति की एक अनुपम देन होते हैं। उन गहरे रंग के विशालकाय बादलों के नीचे यदि पर्वत स्थित है तब ऊंचाई का परस्पर स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के बादल ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और पर्वत की चोटियां उनसे ऊंची होती है, जबकि शरद ऋतु में बादल आकार में छोटे, रंग में हल्के और पर्वत की चोटियों पर टिके हुए लगते हैं।
इसी प्रकार पहाड़ और हरियाली व कोहरा भी ऋतु के अनुसार आकार और स्थान बदलता है। इस प्रकार अध्ययन करके चित्रकार को लगता है कि जैसे वह प्रकृति के बेहद नज़दीक आ गया है। प्रकृति जैसे ईश्वर की हस्तलिपि है, इसी तरह से वह एक आध्यात्मिक ज्ञान ही पाता है। जल का चित्रण करते समय उसके उद्गम परिवेश का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह नियम सभी प्रकार के जल जैसे नदी, झील, समुद्र पर लागू होते हैं। नदियां और प्रपात ही पर्वतों की शिखाएं, वृक्ष और घास प्रकृति के रोम और घुंघराले केश हैं। कोहरा तथा मेघ उनकी मन स्थिति है। मेघ विहीन पर्वत पुष्प की विहीन वसंत के समान है। चित्र संयोजन में पहले आकाश को, उसके पश्चात भूमि का अंकन कर लेना चाहिए। बीच के स्थान में दृश्य चित्रण के आकर्षित बिंदु का संपूर्ण चित्र के एक पर्वत को सर्वाधिक महत्व का बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, तुलिका के प्रयोग में कलाई का घूमना बहुत महत्वपूर्ण है। यह लिपि कुशलता के साथ साथ चित्रण में भी विशेष महत्व रखती है। चित्रकार को लिपि में संपूर्ण होने के साथ साथ चित्रण में भी दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, चित्रकार को संवेदनशील होना चाहिए और उसे रूप भेद का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। और चित्रण के समय चित्रकार को नियम के साथ एकांत होना परम आवश्यक है। कुओशी के इन विचारों का तत्कालीन कलाकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। पर्वतीय चित्रकारों ने उसके चित्र की इतनी अनुकृतियां की कि आज उनका मूल चित्र पहचानना कठिन हो गया है। चीनी कला में कुओशी का स्थान संयोजन है। आकारों को दक्षता के साथ प्रयोग करने के कारण विशिष्ट है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कुओशी को लैंडस्केप करना बहुत पसंद है और ऊंची ऊंची पर्वत, बादल को उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। वे अपने लैंडस्केप में पर्वतों और पहाड़ों के साथ साथ कुछ चीनी भाषा में लिखना भी पसंद करते थे, जैसा कि इन दोनों चित्रों में दिखाई दे रहा है। थैंक यू।